अब देखिए एक प्राप्ति और भुगतान खाते से हम लोग आय और व्यय खातों को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हालांकि इस बार बहुत कम जानकारी दे रखी है, जो बकाया है अग्रिम उसकी बहुत कम जानकारी है, तो जितनी भी जानकारी है उसको लेकर के हम लोग बनाते हैं। ठीक, जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ती जाती है, जटिलता थोड़ी बढ़ती जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न में देखिए ये हमें क्या दे रखा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता दे रखा है। क्या दे रखा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब इसमें समझिए कि यहाँ पर हमारा ये होता है नाम पक्ष, ठीक है, और ये होता है हमारा जमा पक्ष। ठीक, अब जब हम लोग आय और व्यय की बात करेंगे तो वहां पर नाम पक्ष में क्या आता है, वहां पर आता है नाम पक्ष में व्यय, और आय आती है हमारी जमा पक्ष में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हम ये लोग हम देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मद है जिनको लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्राप्तियां हैं वो हमारी, अब एक और चीज है, जो प्राप्तियां हैं वहां से हम लोग मेनली क्या बनाते हैं, वहां से हम लोग बनाते हैं आय हैं। तो ये समझिए कि यहाँ पर प्राप्तियां नाम पक्ष में लिखी हुई है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, जमा पक्ष में आय चली जाएगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मत भूलना नहीं होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मदें कौन कौन सी होंगी, तो देखिए हस्तस्थ रोकड़, बैंकस्थ रोकड़, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जो भी रोकड़ स्टार्टिंग में उससे लेने, अपने को तो आय और व्यय से मतलब है। अब क्या करेंगे, चंदा हो गया, तो चंदा में भी समझ लीजिए कि ये जो चंदा है ये तो पिछले वर्ष का है, हम लोग 2015 वर्ष की समाप्ति पर बना रहे हैं। तो 2015 31 मार्च 2015 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि 2014 अप्रैल से लेकर के 2015 मार्च तक की बात की जा रही है। इसका मतलब 2013-14 का तो पीरियड और पहले का हो गया। तो ये बकाया चंदा था जो हमें आज मिला है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसी तरह से ये हमें अगले साल के लिए मिला है, ये भी नहीं लिखेंगे। लेकिन ये चंदा जो है वो इसी साल के लिए है, 2014-15 का, इसलिए उसको हम लोग अपनी आय में नोट कर लेंगे। अच्छा, अब भवन के लिए दान, भाई भवन के लिए दान तो एक तरह से तो ये पूंजी वाला भी हो गया, और साथ में जब भी हमें कोई स्पेसिफिक आइटम, कोई विशिष्ट वस्तु खरीदने के लिए कोई इस तरह का दान मिल रहा है जो सीधा सीधा हमें बता रखा है कि ये इस चीज के लिए है, उसको हम लोग आय नहीं कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर दान दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी संस्था उसको बहुत सारे तरह का दान मिल सकता है, तो जो बिना किसी मद के आपको ऐसा दान मिल रहा है कि ये आम दान है, आप लेते जाओ इसको, तो किसी भी तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, उसको हम लोग एक तरह से आय मान सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि भवन के लिए दान है, तो ये हमारी आय नहीं होगी। अच्छा, प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क को लेकर के थोड़ा सा अलग अलग तरह की चीजें चलती हैं, तो जैसी चीजें चलती है वो हमें बता दी जाएंगी। अगर मैं कुछ भी नहीं बताया जा रहा तो हम इसको आय मान लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो प्रवेश शुल्क है उसका आधा यानी कि 50% आप पूंजी निधि में डाल दो और आधे को आप आय मान लो, ऐसा भी किया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग पूरे को क्या मान लेंगे, पूरे को ही हम लोग मान लेंगे अपनी आय। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक मद हो गई जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। अच्छा, ये 23,000 रुपए की हो गई। अब समझिए आजीवन सदस्यता शुल्क, जिस इंसान ने पूरे जीवन के लिए दे दिया, वो एक साल की तो बात की नहीं, उसने पूरे जीवन के लिए दे दिया है, तो वो भी हमारी आय नहीं होगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आय नहीं होगा। अब सरकारी प्रतिभूतियों पर के निवेश पर ब्याज है, तो ये ब्याज आपको जो मिल रहा है ना, ब्याज सालाना ही हम लोग को नॉर्मली मिलता है, या तो हमें बता दिया था कि किस समय से हम लोगों ने लेना स्टार्ट किया, तो उतने समय का निकाल लेते हैं एक साल के भीतर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा समझ रहे हैं आप, यहाँ पर हम लोग पूरे साल का जो ब्याज है उसको देखेंगे तो ये 18,000 रुपए खा जाता है। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमें मिलता है लॉकर किराया, ये भी हमारा एक वर्ष के बारे में ही जानकारी है। तो इस बार देख लीजिए कुल मिलाकर के 4 ही ऐसी चीज आ रही हैं जो हमारी आय वाली साइड पर एंट्रीज होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया आय। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने व्यय पक्ष की। तो व्यय पक्ष को यहाँ पर भुगतान से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर छपाई एवं लेखन सामग्री निश्चित रूप से हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे किसमें, व्यय में। एक साल की बात है। प्रकाश, ये भी लाइटिंग साल भर में कराई गई। दरें एवं कर ये भी हो जाएगा। दूरभाष प्रभार ये भी हो जाएगा। डाक एवं कोरियर ये भी हो जाएगा। मजदूरी एवं वेतन ये भी हो जाएगा। बीमा प्रीमियम ये भी हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों का जब आप क्रय कर रहे हैं तो वो एक साल के लिए तो क्या नहीं है। आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, वो तो आप कई साल के लिए खरीद रहे हो, तो वो एक साल में तो हो नहीं रहा। और साथ में ये पूंजीगत निवेश है, ये आयगत तो है नहीं। और आय और व्यय खाते में हम लोग सिर्फ आयगत या आगम तरह की जो प्राप्तियां हैं और भुगतान है उन्हीं को देख रहे होते हैं। तो हमारा जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय है ये नहीं रहेगा। और साथ में आपको ये तो बता ही रखा है मैंने कि प्रारंभिक और अंतिम शेष को तो देखना ही नहीं होता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज आएंगी आपकी किधर, व्यय साइड पर, और बाकी 4 जो आएंगी वो आएंगी आय साइड पर। और फिर हम लोग उसमें आय ज्यादा है कि व्यय ज्यादा है उस हिसाब से हम लोग एक बैलेंसिंग एंट्री करेंगे। या तो वो आधिक की होगा या फिर कमी होगी। आधिक को बोलते हैं सरप्लस और कमी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिसिट। तो ये देख लेते हैं। इसके लिए जो बना रखा है हमारी किताब में वो यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले नाम है और नाम की साइड में व्यय आएगा, ये ध्यान रखिएगा।
फिर राशि, और फिर जमा की तरफ क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। मैंने बोला था व्यय साइड पर 7 चीजें मिलेंगी, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां जो है वो बैलेंसिंग एंट्री है। मैंने बताया था कि जब कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है उसको देख करके हम लोग बैलेंस करेंगे। तो अभी बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग निकालते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इस साइड पर सिर्फ 4 हैं, और उसमें भी चंदा सिर्फ और सिर्फ जो आपका 2015 मार्च में वर्ष खत्म हो रहा था लेखा वर्ष, उसी के लिए चंदा यहाँ पर देखा गया। बाकी का जो बकाया वर्ष का आपको मिला था और अग्रिम वर्ष के लिए भी दे दिया गया था उसको नहीं देखा गया। फिर दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, यानी कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो आय कुल मिलाकर के कितनी हो गई, आय कुल मिलाकर के आपकी 3,08,000 हो रही थी, और जो आपका व्यय हो रहा था वो सब मिलाकर के इतना हो रहा था, 38,750, 26,250, 17,000, ये सब जोड़ते 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 आप 15,000 यहां तक का जोड़ रहे थे। और जो आपने ये जोड़ लिया तो आपको कुछ पता चला, कुछ ये अमाउंट मिला होगा, ये जो भी अमाउंट मिला, और ये आपको तो मिल ही चुका 3,08,000 रुपए। तो आपने ये देखा कि ये अमाउंट जो आ रहा है कौन सा, कुल व्यय, ये कम आ रहा है, क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो आप जो व्यय कम आया है उसको आय से घटा दोगे, क्या कर दोगे, कुल व्यय को घटा दोगे। किसको, कुल व्यय को, कुल व्यय को हम लोग घटा दिया। अब उसके बाद से जो भी मिलेगा ना वो क्या हो गया, आय ज्यादा हो गई, व्यय कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सरप्लस हो गया, आधिक्य हो गया। तो वो आधिक्य को हम लोग यहां पर लिख देते हैं, और वो आधिक्य आपका कितना निकल करके आ जा रहा है, 1,18,400 रुपए। ठीक, तो ये इतना आसान था, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम लोगों के उदाहरणों में ये सबसे ज्यादा आसान उदाहरण है, एकदम बेसिक है। तो इसी में हम लोग अगला उदाहरण आगे करते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ही आसान है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट देखते हैं कि कौन सी हमारी व्यय में एंट्री आएगी और कौन सी एंट्री हमारी आय की साइड पर आएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर फिर से इन्होंने नाम और जमा पक्ष नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर डेबिट लिख सकते हो और क्रेडिट लिख सकते हो। और एक और बात समझिए कि हमारी बोर्ड परीक्षा में भी डेबिट और क्रेडिट तो हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं आप हमेशा नाम पक्ष या जमा पक्ष लिखें। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी डेबिट और क्रेडिट पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी है, तो आप डेबिट और क्रेडिट को यूज करेंगे तो कुछ गलत नहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे प्राप्तियां हैं, इधर भुगतान है। प्राप्ति में हस्तस्थ रोकड़ के हम लोग गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, सीधी सी बात। चंदा बिल्कुल गिनेंगे, ठीक है, तो जिसको गिनेंगे उसको मैं येलो मार्क करता हूं, ये गिनेंगे। प्रवेश शुल्क, यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया गया, तो प्रवेश शुल्क हम लोग पूरा पूरा आय में मान लेंगे। अच्छा, उसके बाद से दान, अब दान किस चीज के लिए दान है ये तो बताया नहीं जा रहा है, तो जब आम दान है तो उसको हम लोग अपनी आय मान लेते हैं, तो ये भी हमारा आय हो गया। फिर हॉल का किराया, ये भी आपकी आय हो गई। विनियोग का विक्रय, अब ये विनियोग का विक्रय मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कहीं पर क्या हुआ था वो किसी और को बेच दिया, तो ये क्या हो गया, पूंजीगत हो गई आय। कैसी आय हो गई, पूंजीगत आय हो गई। तो ये पूंजीगत जब हमारी प्राप्ति है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां पर आ जाते हैं भुगतान साइड पर। वेतन बिल्कुल जोड़ा जाएगा, किसमें, जब हम लोग आय और व्यय बना रहे हैं तो व्यय हो गया हमारा, ये किराया भी हमारा व्यय हो गया, बिजली भी व्यय हो गई, कर भी व्यय हो गया, छपाई और लेखन सामग्री भी व्यय हो गई। विविध व्यय, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस में छोटा मोटा सामान आप खरीदते जा रहे हो, है ना, वो भी आपका क्या हो गया, व्यय हो गया। पुस्तकों का क्रय, ये क्या व्यय हुआ। देखिए, पुस्तकों का क्रय एक तरह का भुगतान तो है, लेकिन पुस्तक ऐसा तो नहीं कि आपने खरीद ली तो इसी साल में आप उसको पढ़ोगे, अगले साल भी तो पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में मान लीजिए आपने पुस्तकें रखी हैं तो 20 साल बाद भी पढ़ी जा सकती हैं, है ना। मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी थी उसमें 2.5 लाख के आसपास किताबें थी, तो बहुत सारी किताबें 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी हुआ करती थी। ठीक, तो पुस्तकों का क्रय भी क्या हो जाएगा, पूंजीगत भुगतान है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सरकारी बॉन्ड्स का क्रय, ये भी 1 साल के लिए तो आप कर नहीं रहे हो, तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम लोग व्यय की बात कर रहे होंगे। ठीक है, और स्थायी जमा, और ये तो हम लोग बात करते नहीं, अंतिम शेष और इसको तो हम लोग पहले से हटा देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 एंट्रीज आ रही हैं, यहाँ पे 4 आ रही हैं, फिर एक एंट्री और करनी होगी जो इनको बैलेंस कर रही होगी। तो देखिए, अब बैलेंस करने वाली एंट्री हम लोग पहले से समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के अपना क्या किया, जो भी हमारा आय है उसको जोड़ते हैं, कितनी हो जाएगी, 22,500 है, फिर 1,250 तो 23,750 हो गई, उसमें 2,000 जोड़ दिया आपने तो 25,750 हो गया, और 26,250 हो गया, 500 और जोड़ देंगे तो फिर 26,250 के बाद से आपने 750 जोड़ दिया उसमें, तो हो गया आपका 27,000। कितना हो गया, 27,000 रुपए आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके व्यय हो रहा है उसको जोड़िए। 1500 में 800 जोड़ेंगे 2300, 2300 में आप 3,500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5800, उसमें फिर आप 1700 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7500, उसमें फिर आप ये 9 3 12 और 1 13 1300 और जोड़ दीजिए, तो 7500 में आपने 1300 और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 8800, 8,800। ठीक, अब क्या करेंगे, 8,800 को घटा देंगे। ठीक, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब 270 से आपको 88 घटाना है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर बचेगा 26 में से 18 जाएगा, 18,200। तो 18,200 का क्या है, आय ज्यादा है कि व्यय ज्यादा है, आय ज्यादा है, और इसीलिए आप व्यय में एक नई एंट्री जोड़ देंगे आधे की नाम से, वो हो जाएगी 18,200 रुपए की। ठीक, अगर कैलकुलेशन ठीक की है तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, है ना।
ये देखिए बिल्कुल सही है, 18,200 को आधे की जोड़ दिया गया, बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज इधर हो गई हैं और इधर 4 एंट्रीज हैं। तो ये इतना आसान है प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता बनाना। इसी को थोड़ा सा जटिल करता हुआ हमारा अगला उदाहरण है जिसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है जिसमें हमें कुछ जानकारी दे रखी है। यहाँ पर फिर से मैं आपको दुखी मन से बोलना पड़ रहा है कि किताब में हमारे यहाँ फिर से यहाँ पर एक मिसप्रिंट है और हिंदी की किताबों में बहुत बार ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भी गलती है और इस प्रश्न में गलती है, तो मैं इसको करेक्शन करके बता दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर नई चीज क्या आ रही है, नई चीज ये आ रही है कि जो कुछ हमें प्राप्ति और भुगतान खाते में दे रखा है वो तो दिया ही हुआ है, साथ में हमें अतिरिक्त सूचना दे रखी है यहाँ पर। और वास्तव में जो हमारे परीक्षा में एग्जाम आए, परीक्षा में कोई भी पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है और इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले तुम लोग वही काम करते चले आते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं ठीक से। शेष को तो हमें लेना देना रहेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, ये शेष हटा दीजिए। चंदा की बात आ जाती है। चंदा में हमारे कौन से वर्ष के लिए देखा जा रहा है, 31 मार्च 2018 के लिए, तो चंदा में सिर्फ हमें ये जोड़ना होगा, कौन सा, 2017-18 वाला, ठीक है। फिर दान, दान निश्चित रूप से कोई भी हमें बताया नहीं गया किस चीज के लिए दान है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आय खाते, आय और व्यय खाते में आय में जाएगा। हॉल का किराया ये भी हमारा जाएगा। बैंक पर जो हमें ब्याज मिल रहा है वो भी हमारा आय हो जाएगी। और प्रवेश शुल्क ये भी आमतौर पर हमारी आय हो जाएगी अगर हमें कुछ बताया नहीं गया है, कहां पर, अतिरिक्त सूचना में। तो अतिरिक्त सूचना को हम लोग देख लेंगे बाद में। अच्छा अभी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने उन्होंने देखा हुआ है कि जो भी हमारा ये था ना प्रवेश शुल्क, यहाँ पर लिखा हुआ है 50% प्रवेश शुल्क पूंजी निधि में जाएगा। इसका मतलब 500 में से सिर्फ 250 रुपए आप किसके मानोगे, आय में, और बाकी के 250 रुपए किधर चले जाएंगे, हमारे जो भी पूंजी निधि है उसमें। तो इसलिए सिर्फ 250 रुपए हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे आगे। अच्छा अब बात आ जाती है भुगतान वाली साइड की। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यय। ये भाई साहब है प्राप्तियां, ठीक है, ये इतनी गलतियां होती हैं बताइए। और ये है आपका क्या, भुगतान। और अभी एक और गलती है, वो तो बहुत बड़ी गलती है, वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर का क्रय, तो ये फर्नीचर आपने क्या किया, एक साथ खरीद लिया है, तो ये कोई व्यय एक साल का तो है नहीं, पूंजीगत व्यय है। और पूंजीगत व्यय को तो हम लोग इंक्लूड करते नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन समझिए पूंजीगत व्यय, आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि कोई सरकार से कोई प्रतिभूति खरीद ली है, उसको जब आपने खरीदा है तो उसमें तो कोई ह्रास हो नहीं रहा, वो तो सिक्योरिटी है, कागज पर है। लेकिन फर्नीचर में तो ह्रास हो रहा है, तो अगर हमें ह्रास के बारे में जानकारी दे रखी है तो वो ह्रास हम घटा देंगे व्यय में, लेकिन पूरा फर्नीचर जो खरीदा है उसका वो नहीं घटाएंगे, समझ रहे। तो फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है, 1 जुलाई को खरीदा है। कब खरीदा है, 1 जुलाई को। अब समझिए यहाँ पर 1 जुलाई देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि हमारा महीना कब से स्टार्ट हो रहा होता है, वर्ष कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, यानी कि 3 महीने निकल गए, तो कुल कितने महीने बचे, 9 महीने। तो हमें क्या बता रखा है, हमें बताया गया है कि फर्नीचर में 10% वार्षिक दर से ह्रास होगा, कितने से, 10% से। और फर्नीचर खरीदा कितने का है, 500 रुपए का, 5000 रुपए का। इसका मतलब 1 साल में 10% के हिसाब से कितने का नुकसान हो रहा होगा, कितने का ह्रास हम मानेंगे, 500 रुपए का। कितने का, 500 रुपए का। लेकिन यार 500 रुपए तो हमारा 1 साल में होगा, और हम लोग यहाँ पर लेखा वर्ष की बात कर रहे हैं, तो लेखा वर्ष तो अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहेगा, जिसमें से शुरू के 3 महीने में तो फर्नीचर था ही नहीं, 1 जुलाई को फर्नीचर आया। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ 9 महीने का ह्रास मानेंगे। तो अगर 12 महीने में ह्रास हो रहा है 500 रुपए, तो 9 महीने में कितना होगा, तुम लोग 500 में 3/4 या 9/12 से गुणा कर देंगे। 9/12 का मतलब 3/4, 3 का 9, 3 को 12, तो वहां से में क्या मिल जाएगा, 500 में 3 से गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 375। तो 375 रुपए का हमारा ह्रास होगा किस पर, फर्नीचर पर। तो वो वाली एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे एक ही साथ वहां पर आप लिखते चले आएंगे ना, तो आप फिर बिल्कुल आराम से लास्ट में बन जाता है। तो 375 रुपए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब वेतन निश्चित रूप से हमारा एक व्यय है, तो वेतन तो हमारा डेफिनेटली हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इसको मैं मार्क करता चला जाता हूँ। दूरभाष व्यय, बिल्कुल। बिजली प्रभार बहुत ही आसान है। डाक और लेखन सामग्री ये भी जाएगा। पुस्तकों का क्रय जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि पुस्तकें सिर्फ एक ही साल के लिए तो प्रयोग की नहीं जा रही हैं, और इसके बारे में हमें अतिरिक्त सूचना भी कुछ नहीं दे रखी है, तो हम लोग उसको पूरी तरह से छोड़ देंगे। अच्छा अब मनोरंजन व्यय, निश्चित रूप से हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और भी दे रखा है, बकाया मनोरंजन व्यय और दे रखा है 500 रुपए। इसका मतलब जो हम लोग इसी साल का जब निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे कि मनोरंजन में कुल कितना व्यय हुआ, तो 900 के साथ साथ हमें कुछ ऐड करना होगा जो बकाया है हमारा, तो हम लोग इसमें 500 रुपए ऐड कर देंगे, ठीक। फिर अगली बात आती है सरकारी प्रतिभूति का क्रय किया गया 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पे फिर से समझिए, सरकारी प्रतिभूति का आपने क्रय किया, तो ये क्या है, ये पूंजीगत व्यय है। तो पूंजीगत व्यय को तो हम लोग देखते नहीं, हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं, आयगत व्यय को। तो आयगत व्यय में आपने 1 अक्टूबर को जो भी खरीदा वो पूरा का पूरा आप छोड़ दोगे, लेकिन
यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंट्री यही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने किया तो पैसा खर्च करके आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? ब्याज। और वो जो इंटरेस्ट है वो तो आपके लिए आय हो जाना चाहिए। तो यहां पर आप भुगतान में लिखा हुआ है, लेकिन भुगतान का ये वाले आइटम का एक इंपैक्ट होगा हमारे कहां पे जाकर के? आय में। और वो कितना होगा? अब ये खरीदा हमने 1 अक्टूबर को। कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 6 महीने कुल निकल गए। तो अब कितने महीने बचे? 6 महीने। तो 6 महीने के लिए कितना ब्याज बनेगा हमें ये देखना पड़ेगा। 8,000 रुपए है, 5% का सरकारी ब्याज, वार्षिक ब्याज है। तो 8,000 रुपए पर 5% अगर आपको ब्याज मिलेगा तो 8 × 40, 400 रुपए का मिल जाएगा एक साल में। लेकिन 6 महीने की ब्याज की बात है तो 200 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 रुपए जो भी आएगा ना यहाँ पर, राजा बाबू ध्यान समझना, 200 रुपए जोड़ेंगे, लेकिन किधर? आय में, भुगतान में। जो भुगतान की साइड पर है तो व्यय में मत जोड़ देना इसको। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर ब्याज दे रखा था, कितना? बैंक जमा पर ब्याज आपको मिला था। इसी में आप अगली लाइन जोड़ सकते हैं कि सरकारी प्रतिभूति पर जो आपको ब्याज है वो कितना मिला, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपए। और ये वाले 200 रुपए है। ठीक है, समझ गया? अच्छा, फिर विविध व्यय, निश्चित रूप से ये भी हमारा क्या हो जाता है? एक व्यय है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। और शेष वगैरह से हमें कोई मतलब होता नहीं है। ठीक, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो अब इसी को देखते हैं। सबसे पहले चंदा हमारा एक आएगा 10,000 रुपए का, और उसमें कुछ दे रखा है क्या? देखिए, हाँ, बकाया वेतन। अभी हम लोगों ने एक चीज और नहीं जोड़ी। वेतन में देखिए 2,000 रुपए, लेकिन साथ में आप इससे 1,500 रुपए और जोड़ दोगे क्योंकि ये बकाया है। अब देखिए अतिरिक्त सूचना पढ़ लेते हैं। प्राप्ति योग्य बैंक ब्याज, ये 150 रुपए और मिलेगा, यानी कि बैंक वाले ब्याज में भी आप 150 रुपए और जोड़ दोगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? एकत्रित अनुदान। अनुदान आपको कितना मिला था? चंदा आपको 10,000 रुपए मिला था, इसी में आप 400 रुपए और जोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि ये एकत्र हो चुका है, ये ऑलरेडी अक्रूड सब्सक्रिप्शंस हैं। क्या है? अक्रूड है, एकत्रित हो चुके हैं। ठीक, अब क्या हुआ? 50% जो प्रवेश शुल्क है इसको हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, फर्नीचर वाले को भी ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने अतिरिक्त सूचना को भी पूरी तरह से देख लिया। अब हम लोग एंट्रीज करते जाते हैं। तो एक एंट्री क्या होगी समझ लीजिए, यहीं पर आप लिख लेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 10,400 रुपए की एक एंट्री आएगी। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? दान जो है आपको 2,500 रुपए का मिला, ये भी आ जाएगा। फिर हॉल पर किराया 300 रुपए का, ये भी आ जाएगा। बैंक पर ब्याज में आप 450 में 150 रुपए जोड़ दोगे। और उसके बाद से क्या करोगे? जो आपको सरकारी प्रतिभूति पर मिला था इसको आप 200 रुपए अलग से जोड़ोगे, और जो प्रवेश शुल्क था इसमें से आप सिर्फ 50% जोड़ोगे, यानी कि 250 रुपए। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका 5,000 तो कुछ नहीं रहेगा, इसके लिए 375 आ जाएगा। ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 150 रुपए जोड़ दिए हम लोगों ने वेतन में। दूरभाष, बिजली, डाक बिल्कुल एज इट इज रहेगा, पुस्तकों को जोड़ना नहीं है। मनोरंजन कर में आप 500 रुपए जोड़ेंगे। और सरकारी प्रतिभूति में जो क्रय किया हुआ है वो पूंजीगत व्यय है, इसलिए उसको हम लोग व्यय साइड पर नहीं लिखेंगे। और उसके बाद से फिर हम लोग बैलेंसिंग एंट्री कर लेंगे, लेकिन साथ में विविध व्यय को दे रखा है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो अब देखिए, वेतन 2,000 था, 1,500 हमारा बकाया था, तो कुल मिलाकर के 3,500 हो गया। ठीक, दूरभाष, बिजली और डाक ये तो एज इट इज था, इसमें कुछ करने की हमें जरूरत नहीं थी। मनोरंजन में हमें अतिरिक्त सूचना में दे रखा था कि 500 रुपए बकाया है, इसलिए हमने 900 में 500 जोड़ दिया तो हमारे कुल 1,400 हो गया। विविध व्यय भी हमारा हो गया। और देखिए फिर हम लोगों ने फर्नीचर पर हराज जो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ था 375 रुपए का, वो हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लगा दिया। ठीक, इतना कर लेंगे। आधे को हम लोग बाद में देखेंगे, आधे की कब करेंगे? आधे तो एक बैलेंसिंग एंट्री है, आप सिर्फ संतुलन बढ़ाने के लिए कर रहे हो। तो ये तो जब आप सब कुछ जोड़ लोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 375 तक, तो जो भी आएगा वो अगर इस साइड पर आने वाले से कम है तब हम इसमें जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर बुक में गलती है। बुक में क्या गलती है? बुक में भी जो गलती है आपको समझ में आ जाएगी। चंदा देखिए, अब यहाँ पर व्यय और आय सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो व्यय और आय लिखा हुआ था कितनी बेवकूफी की बात है। यहाँ पर प्राप्ति होना चाहिए था, भुगतान होना चाहिए था। अच्छा, वापस आ जाते हैं। तो चंदा क्या है? चंदा आपको 10,000 रुपए तो मिल रहा था, मैंने आपको बोला था कि इसमें 400 रुपए आप जोड़ दोगे। देखिए 10,400 हो गया, तो आपने कुल चंदा 10,400 लिख दिया। ठीक, दान 2,500 सीधा सीधा। बैंक ब्याज में आपको 150 रुपए और मिलना था, तो वो आपको क्या मिल गया? 600 रुपए। और ये विनियोग पर ब्याज जो है वास्तव में जो सरकारी प्रतिभूति थी वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट था, एक तरह का विनियोग था, इसलिए उस पर ब्याज है, तो इसको भी हम लोगों ने 200 रुपए जोड़ दिया। फिर हॉल का किराया कितना है? 300 रुपए, जो हमें सीधा सीधा दे रखा है। ठीक, अब इसमें एक एंट्री नहीं जोड़ी गई है, वो क्या है? प्रवेश शुल्क की। तो ये हमारी गलती थी। यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ेंगे? प्रवेश शुल्क और जोड़ेंगे। और प्रवेश शुल्क कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे राजा बाबू? 500 रुपए था, 500 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 250 जोड़ेंगे। तो जब हम इसको 250 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर के मिलेगा 14,250। अब इससे क्या हो जाएगा? 14,250 से आप ये सब जब घटा दोगे, कितना जोड़ देते हैं? 3,500 में 300, 600, 150, 1,400, 600 और 375। जो आपने ये सब जोड़ दिया, तो देखिए चलिए जोड़ते हैं इसको। यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर बीच में 5 और 7 है, तो ये 2 आ जाएगा, हाथ से लगी 1, 5 और 6,
6 3 9, 9 6 15, 1 16, 4 20, 6 26 और 3 29 की 9 से लगी 2 2 1 3 और 3 6, तो 69 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 14,250 में कितना घटाएंगे, 6,925 घटाएंगे। तो आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, फिर 5 4 रह गया, 4 में से 2 गया तो बचा 2, फिर आपको 142 यानी कि 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, और उसके बाद से 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, तो 7,325 ये इसकी जगह पर होना चाहिए। और ध्यान से देखिए ये इसमें कितने का अंतर है, 250 का अंतर है। कितने का अंतर है, 250 का अंतर है। और 250 का अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रवेश शुल्क की एंट्री है वो दे ही नहीं रखी है, तो यहाँ पर 7,325 आपका अधिक हो जाएगा, ना कि 7,075 जो यहाँ पर किताब में गलत दे रखा है। और वो गलत इसी वजह से था क्योंकि प्रवेश शुल्क यहाँ पर इन्होंने जोड़ा ही नहीं था, जबकि आपको साफ साफ दे रखा है, क्या दे रखा है कि प्रवेश शुल्क कितना 50% प्रवेश शुल्क जो है पूंजी निधि में जाएगा। तो 50% तो आप जोड़ोगे, 50% तो जोड़ोगे, वो इन्होंने दे नहीं रखा था। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आ जाता है कि जब हमें कुछ और अतिरिक्त जानकारी दे रखी है तो हम लोग किस तरह से प्राप्ति और भुगतान खाते से आय और व्यय खाता बनाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, एक तो प्राप्ति और भुगतान खाते और आय और व्यय खाते में क्या क्या अंतर है उसकी बात करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग तुलन पत्र की बात करेंगे। तुलन पत्र काफी हद तक सिमिलर ही रहता है, जैसा वहां पर बनता है वैसा यहाँ पर है। वहां पर कैपिटल बोलते हैं, यहाँ पर कैपिटल फंड बोलते हैं, यानी कि पूंजी बोलते हैं वहां पर, यहाँ पर बोलते हैं उसको पूंजी निधि या फिर सामान्य निधि। वो सब बातें करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में।